हेलो एवरीवन। हम लोगों ने सीआरपीसी के अंदर कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट के चैप्टर के अंदर सेक्शन 200 से लेके 202 तक कवर कर लिया था। आज इसी चैप्टर के अंदर हम लोग इसके लास्ट सेक्शन को कवर करेंगे, सेक्शन 203। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे सपोर्ट मिलता है और मैं इनकरेज होता हूं कि मैं और वीडियोस बनाऊं। देखिए, सेक्शन 203 जो है सीआरपीसी का, ये डील करता है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 200 से लेके इसका आखिरी सेक्शन है 203, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। अब देखिए, सेक्शन 203 जो है ये सिंपली तौर पे इतना कहता है कि मैजिस्ट्रेट जिसके पास कंप्लेंट फाइल होती है वो सेक्शन 200 और 202 के प्रोसीजर से गुजरने के बाद, यानी 200 के अंदर जो एग्जामिनेशन करता है कंप्लेनेंट और विटनेसेस को ओथ के ऊपर, और सेक्शन 202 के अंदर जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करवाता है, जो हम लोगों ने कल की वीडियो में समझा था। तो इस प्रोसीजर से गुजरने के बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि यार कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है कि 204 में प्रोसेस इशू किया जाए, यानी सम्मन या वारंट भेजा जाए अक्यूज्ड के अगेंस्ट। तो वो क्या करता है, सेक्शन 203 के अंदर कंप्लेंट को डिसमिस कर देता है। लेकिन जब वो डिसमिस करेगा, इसके लिए वो ब्रीफ में रीजन जरूर रिकॉर्ड करेगा। अगर वो रीजन नहीं रिकॉर्ड करता है और बिना रिकॉर्ड करे डिसमिस कर देता है तो ये एक इलीगल ऑर्डर होगा। अब एक बार अगर प्रोसीडिंग जो है वो कमेंस हो जाती है, यानी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ जाती है, तो उसके बाद जो है सेक्शन 203 के अंदर कंप्लेंट को डिसमिस नहीं किया जा सकता है। यानी जैसे अक्यूज के अगेंस्ट सम्मन भेज दिया गया, सम्मन भेजने के बाद जो आगे की कार्रवाई है वो भी बढ़ गई, तो उसके बाद सेक्शन 203 में कंप्लेंट को डिसमिस नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 203 में कंप्लेंट को कब डिसमिस किया जा सकता है, जब मजिस्ट्रेट 200 सेक्शन 200 के प्रोसीजर को फॉलो करता है, 202 के प्रोसीजर को फॉलो करता है, उसको करने के बाद उसको लगता है कि कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है कि 204 में प्रोसेस इशू किया जाए, तो वो इस सेक्शन के अंदर कंप्लेंट को डिसमिस करता है। अब जब आगे आगे कार्रवाई बढ़ जाती है तो फिर आगे के हिसाब का जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो होता है। जैसे मान लीजिए मामला ट्रायल में पहुंच गया है, तो जब ट्रायल में पहुंच जाएगा तो उसके बाद अक्यूज्ड क्या होगा, या तो कॉन्विक्ट होगा या तो एक्विक्ट होगा। उसके बाद डिस्चार्ज नहीं होगा। अगर एक बार चार्ज जो है फ्रेम हो गई तो उसके बाद डिस्चार्ज नहीं होगा। चार्ज नहीं फ्रेम हुआ है तो उससे पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसीलिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाया गया है ताकि जो लीगल फील्ड से जुड़ा हुआ आदमी है, जैसे अगर आप लॉयर हैं, आपको बताया जाएगा कि मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 203 के अंदर, सपोज दैट आपका कोई क्लाइंट है, आपके क्लाइंट के अगेंस्ट मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 203 के अंदर कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया, तो आपको इससे क्या पता चल जाएगा कि आपके क्लाइंट के अगेंस्ट मजिस्ट्रेट को कोई एविडेंस नहीं मिला है कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आपका क्लाइंट आपके पास आता है, वो बताता है कि उसको सम्मन भेज के बुलाया गया है, सम्मन भेज के कार्रवाई उसके आगे की गई है, सेक्शन 204 में प्रोसेस इशू किया गया, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि आपके जो क्लाइंट है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ मैजिस्ट्रेट को मिला है, कुछ ना कुछ ग्राउंड लग रहा है उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए। तो इससे पता चलता रहता है कि कहां पे पहुंची कोर्ट की कार्रवाई, जो है कहां तक पहुंची, इससे आप ये भी पता कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट लॉयर्स के लिए जानना जरूरी है। अगर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 203 के अंदर कंप्लेंट को डिसमिस करता है तो उसके बाद जो है इसी कंप्लेंट के अंदर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है फर्दर इंक्वायरी करवा सकता है अंडर सेक्शन 398 में। अब एक बार अगर सेक्शन 203 के अंदर कंप्लेंट डिसमिस हुई है तो इसका मतलब है कि मैजिस्ट्रेट ने पहले ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया होगा, उसके बाद जो कंप्लेनेंट हैं और विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन किया होगा, फिर 202 के अंदर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करी होगी, तो उसके बाद जाके मैजिस्ट्रेट ने सेक्शन 203 के अंदर कंप्लेंट को डिसमिस किया। तो अब एक सवाल ये उठता है कि जो इसके अंदर अभियुक्त बना था, जो अक्यूज्ड बना था, क्या उसको कोई फायदा मिलेगा इसके अंदर? तो देखिए, पहली चीज तो है कि जो अक्यूज्ड है वो इसके अंदर एंटाइटल नहीं है अंडर सेक्शन 250 के अंदर कंपेंसेशन के लिए, वो इसके लिए एंटाइटल नहीं है, लेकिन वो प्रोसिक्यूट कर सकता है, यानी वो कार्रवाई कर सकता है अंडर सेक्शन 211 आईपीसी की, जिसके अंदर कोई झूठा मुकदमा अगर किसी के ऊपर कर दिया गया होगा तो उसके लिए वो 211 सेक्शन 211 आईपीसी की कार्रवाई कर सकता है। वो बस इतनी सी चीज अक्यूज्ड को मिलती है अगर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट जो है वो डिसमिस हुई है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि अगर एक कंप्लेंट अंडर सेक्शन 203 के अंदर डिसमिस हो जाती है तो सवाल यह है कि क्या नई कंप्लेंट की जा सकती है उन्हीं सेम फैक्ट्स के ऊपर?
तो देखिए ये डिपेंड करता है कि जो कंप्लेंट जो है वो डिसमिस हुई है किस आधार पे हुई है। अगर वो मेरिट के आधार पे हुई है, यानी सारी चीजें देखने के बाद, सारी चीज कंसिडर करने के बाद मैजिस्ट्रेट ने उसको डिसमिस किया है, तो उस केस में नई कंप्लेंट जो है आम तौर पे नहीं फाइल की जा सकती है, अनलेस बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस होगा। यानी कि जिस वक्त कंप्लेंट की गई आपके पास कुछ चीजें, कुछ एविडेंसेस नहीं थे, या कुछ चीजें आप कोर्ट तक नहीं पहुंचा पाए, तो कुछ एक्सेप्शनल ग्राउंड होगा, तभी आप नई कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरिट के ग्राउंड पे नहीं हुई है, मतलब मेरिट नहीं, हो सकता है कि पार्टी अपीयर ना हुई हो या कोई और रीजन हो जो मेरिट के बेसिस के ऊपर ना हो, तो उन केसेस पे हाँ आप नई कंप्लेंट जो है दोबारा कर सकते हैं। अब सेक्शन 203 के बाद हम लोगों का सीआरपीसी के अंदर चैप्टर 15 यानी कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट का चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अब वीडियो को खत्म करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे जल्द से जल्द इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है नजीब खान 11, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।